हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, the maximum amount of substance या the maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at given temperature, कि किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे तीन टाइप के। किस बेसिस पर पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। तीन टाइप के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। और तीसरा सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे कौन सा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। किस बेसिस पर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, कौन कौन से? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब होते क्या है? ठीक है, देखना, अनसैचुरेटेड का मतलब तो क्या है कि मोर क्वांटिटी ऑफ solute can be added in solvent at given temperature कि किसी गिवन टेम्परेचर पर अगर हम किसी सॉल्वेंट में और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, एक ग्लास वाटर है, एक स्पून हमने शुगर ऐड किया है, ठीक है, डिसॉल्व हो गया। दूसरा स्पून हमने शुगर ऐड किया है, डिसॉल्व हो गया। तीसरा स्पून हमने ऐड किया है, डिसॉल्व हो गया। चौथा स्पून अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है गिवन टेम्परेचर पर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया है सैचुरेट। और ज्यादा ऐड नहीं कर पा रहे, और जब एक स्पून डाला था या दो स्पून जब डाले थे तब सॉल्यूशन कैसा था? तब सॉल्यूशन अपना था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं तो सॉल्यूशन है आपका अनसैचुरेटेड, और अगर और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन है अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं? मोर क्वांटिटी ऑफ solute can't be added। और ज्यादा क्वांटिटी अगर हम ऐड नहीं कर सकते, और ज्यादा अगर सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, कैन बी एडेड इन गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पर हम किसी सॉल्वेंट में और ज्यादा सॉल्यूट अगर ऐड नहीं कर सकते तो वो सॉल्यूशन अपना कैसा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो आपका क्वांटिटी है सॉल्यूट की वो सैचुरेशन लेवल से भी ज्यादा हो गई है। पर इसको हम पढ़ेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो हम इसमें भी क्या लिख सकते हैं कि मोर क्वांटिटी ऑफ solute can be added in
गिवन सॉल्वेंट इन गिवन सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। बस इसकी बात बस हम करेंगे किस पे, हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, यानी हम हाई टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस कर दिए। सोल्युबिलिटी क्या होती है वो डिस्कस कर दी है। सोल्युबिलिटी होती क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व हो सकता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। और फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है सॉल्यूशन के टाइप्स, किसकी बेसिस पर, सोल्युबिलिटी की बेसिस पर, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, आप कौन सा सॉल्यूट लेकर चल रहे हैं, तो पहला तो फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा फैक्टर होता है अपने पास में नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा चल रहा है। तीसरा फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है वो होता है आपका प्रेशर। तो ये 4 फैक्टर बेसिकली सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हमारे सिलेबस में 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी दे रखी है, एक तो सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी और एक गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, यहां पर हम सॉलिड तो ले रहे हैं क्या, सॉलिड तो क्या ले रहे हैं हम, सॉल्यूट ले रहे हैं। ठीक है, और लिक्विड क्या ले रहे हैं हम, यहां पर सॉल्वेंट ले रहे हैं, और डिसॉल्व करके हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। यानी यहां पर किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखी जा रही है। ठीक है ना, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो यहां अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो यहां अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ले रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अब सॉल्यूट जो होगा अपने पास में, मान सॉलिड आपका यहाँ पर सॉल्यूट है, तो ये सॉलिड जो है, ये आपका जो सॉल्यूट है, ये आप 2 टाइप से ले सकते हैं। 2 टाइप के यहाँ पर आप सॉल्यूट ले सकते हैं, या तो कैसा हो वो सॉल्यूट आपका, या तो हो आपका कैसा आयोनिक, या कैसा हो कोवलेंट, या तो कैसा हो आयोनिक या कैसा हो कोवलेंट। ठीक है, अगर कोवलेंट है तो कोवलेंट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, कोवलेंट भी आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हो पोलर, या कैसा हो नॉन पोलर। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर ये आपने पढ़े हुए हैं। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, डायपोल मोमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या है, अब जो पोलर सॉल्यूट होगा ये किसमें डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। ये किसमें डिसॉल्व होगा, ये आपका डिसॉल्व होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। और जो नॉन पोलर वाला होगा ये किसमें डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये आपका डिसॉल्व होगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर आपका नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जबकि आयोनिक की बात करें तो इसमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का फैक्टर लग रहा है, इसमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का फैक्टर लग रहा है, जो आपने पढ़ा भी होगा। इसमें अगर आपको देखना है तो क्या देखेंगे कि आपका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, या कहते हैं आपके पास हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए।
लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये लैटिस एनर्जी ये मैग्नीट्यूड से अगर ज्यादा हो जाता है तो आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, अगर मैं उसे गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में तोड़ देता हूं तो जितनी एनर्जी यहां यूज हो रही है, जितनी एनर्जी यहां यूज हो रही है, जितनी एनर्जी यहां पर लगेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और इन गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन को अगर मैं पानी में डाल दूं तो पानी में डालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्वस स्टेट के अंदर, और एक्वस स्टेट में जाने पर जो एनर्जी यहां रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा तो वो आयनिक कंपाउंड आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। अभी आयोनिक और कोवलेंट 2 टाइप के हमने डिस्कस यहां कर दिए। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट में, ठीक है। सेकेंड हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। सेकेंड हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर की बात करें, इसमें तो अपना सीधा सा एक कहानी लग रही है, क्या लग रही है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो वो पोलर सॉल्यूट को खोल लेगा, और अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर टाइप का है तो वो नॉन पोलर टाइप के सॉल्यूट को या सॉलिड को डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपका टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपका टेम्परेचर। इसमें भी हम 2 केसेस की बात करेंगे, एक एक्सोथर्मिक का और एक एंडोथर्मिक, 2 केस की हम यहां बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक का, ठीक है। अगर मैं किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डाल रहा हूं और मेरे पास बन रहा है सॉल्यूशन, और मेरे पास बन रहा है सॉल्यूशन, और यहाँ हीट मेरे पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, या हीट मेरे पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो मैं बोलता हूं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, वो होती है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस केस के लिए, जब आपका यहां पर क्या खेल लगे, एक्सोथर्मिक जब प्रोसेस हो, कैसा हो, एक्सोथर्मिक जब प्रोसेस हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहां पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये कहां पढ़ा था आपने, ये आपने पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल में, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ठीक है। दूसरा केस अगर मैं लूं कि अगर मैं किसी सॉलिड को अगर मैं किसी सॉल्वेंट में डालता हूं और हीट मेरे पास यहां अब्सॉर्ब हो रही है, क्या बन रहा है मेरे पास यहां बन रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। कैसा प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है मेरे पास एंडोथर्मिक का, ये वाला प्रोसेस है मेरे पास एंडोथर्मिक का। तो इस केस के लिए जो सॉल्युबिलिटी होगी, इस केस के लिए जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस की सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट लग रहा है अपने पास में। 2 केस, पहला केस ये और दूसरा केस ये, ठीक है, ठीक है। एक और फैक्टर देखते हैं प्रेशर, एक और देखते हैं प्रेशर। सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट और देख लेते हैं। प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है भैया, नो इफेक्ट। क्यों, सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो पहला हमने डिस्कस किया है
क्या डिस्कस किया है? पहला हमने डिस्कस किया है सॉल्युबिलिटी, होती क्या है सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है। फिर डिस्कस किया है तीन टाइप के सॉल्यूशन, किस बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। फिर डिस्कस किया अपन ने फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिस्कस किया है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूट का नेचर है, सॉल्वेंट का नेचर है, टेम्परेचर का इफेक्ट है और प्रेशर का इफेक्ट है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब यहां पर हम जो सॉल्यूट लेंगे वो लेंगे गैस। गैस को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। कि अगर हम किसी गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब यहां कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas, factors affecting solubility of गैस की solubility को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, यहां पर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर हम ले रहे हैं, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां गैस है, सबसे पहले बात कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस की, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ गैस में क्या है, नेचर ऑफ गैस में क्या है, गैस हैविंग मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, IMF। अगर मैं बात करूं गैस हैविंग मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या मैं कह सकता हूं इजीली लिक्विफाई, इजीली लिक्विफिकेबल, यानी जो गैस जिसका या तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है या जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, आर मोर सोल्यूबल, ठीक है। यानी जो गैस जिसका ये IMF ज्यादा है या जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, उसके लिए वो जो गैस होती है वो ज्यादा सोल्यूबल होती है, वो गैस क्या होती है, ज्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूं CH4 और एक लेता हूं मैं NH3, दो गैसेस अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर कौन सी गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, NH3, क्योंकि NH3 क्या दिखाता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा और इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एक और चीज है जो यहां पर डिसाइड कर रही है, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं TC, ठीक है। यानी बिलो दिस टेम्परेचर क्या होता है, बिलो दिस टेम्परेचर गैस एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, गैस एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, यानी गैस किस तरीके से एग्जिस्ट करेगी, इससे नीचे के टेम्परेचर पे किसकी तरह एग्जिस्ट करेगी, गैस लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगी। तो जिन गैसेस के लिए TC ज्यादा होगा वो गैस क्या होगी, इजीली लिक्विफिकेबल होगी, ठीक है। TC बढ़ेगा तो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस में ठीक है, जो गैस जिसका IMF ज्यादा है, मतलब जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, या जो गैस इजीली लिक्विफिकेबल है, वो गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है। ये गैस, दो गैस मैंने कंपेयर भी करी है, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, NH3 का ज्यादा होगा। एक और यहां पर जो डिस्कस किया है चीज TC मतलब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर,
बिलो दिस टेम्परेचर गैस एग्जिस्ट एज लिक्विड, और अगर इससे ज्यादा रखेंगे यानी अबव दिस टेम्परेचर गैस एग्जिस्ट एज ए गैस। ठीक है, यानी इससे कम टेम्परेचर पे गैस लिक्विड होगी, इससे ज्यादा के टेम्परेचर पर गैस कैसी होगी आपके पास में, गैस की तरह ही बिहेव करेगी, गैस की तरह एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, टीसी बढ़ेगा, गैस इजीली लिक्विफिकेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ गैस, दूसरा हम देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यहां हो जाए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो वही अपना वही जो कहानी है पिछली जो हम पढ़ के आ रहे हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यहाँ तो सारा का सारा खेल लाइक डिजॉल्व्स लाइक में चल जाएगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, जिस तरीके का सॉल्वेंट होगा उसी तरीके की गैस को डिजोल्व कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तीसरा फैक्टर हम देख रहे हैं टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा फैक्टर हम देख रहे हैं कौन सा, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो कौन सा है, टेम्परेचर। अब देखो, ठीक है, दिस सॉल्यूशन ऑफ गैस, दिस सॉल्यूशन ऑफ गैस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी किसी भी गैस का किसी सॉल्वेंट में जो घुलना होता है, जो घुलती है या डिसॉल्व होती है, वो हमेशा एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी अगर मैं किसी गैस को सॉल्वेंट में डालूं और बनाऊं क्या, सॉल्यूशन, तो हमेशा हीट यहां रिलीज हो रही है, हमेशा प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको बताऊं, एप्लीकेशंस आपको बताऊं तो क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है, पहला एप्लीकेशन हो सकता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या जो कार्बोनेटेड वाटर्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आर मोर प्रिफर एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, यानी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो कार्बोनेटेड आपकी ड्रिंक्स होती हैं, वहां आप देखोगे लो टेम्परेचर भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो रखोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कोल्ड ड्रिंक्स जब कार्बोनेटेड वाटर होते हैं उनमें कौन सी क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO2, CO2 का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और कहां पर, लो टेम्परेचर पर प्रेफर करती हैं। और एक चीज, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर, एज कंपेयर टू हॉट वाटर। हॉट वाटर के कंपैरिजन में कोल्ड वाटर में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं। देखा होगा आपने, ठीक है, झीलों पर अगर बर्फ जम जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वो उसके नीचे आराम से आसानी से रह लेते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, कोल्ड वाटर में रहना अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। टेम्परेचर अगर कम रखोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ब्रीथिंग के लिए, तो ज्यादा आसान होता है उनके लिए ठंडे पानी में रहना। और एक कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा जो होती हैं ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं किस पे, लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। ठीक है, ठीक है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के।
गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है मेरे पास में, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में यहां है मेरे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन गैस का, इसको मैंने बोल दिया गैस सॉल्यूशन। और यहां मान लीजिए कोई गैस है मेरे पास में, यहां मान लीजिए कोई मेरे पास में क्या है? कोई गैस है। अभी मैंने गैस पर कोई प्रेशर अप्लाई किया नहीं है, ये मेरे पास कोई गैस है मान लीजिए, ठीक है। अभी मैंने गैस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, तो गैस के इस सॉल्यूशन में आने और जाने की रेट सेम है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं? ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता हूं। अब क्या करते हैं? ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे ही ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा गैस पर, ये वही गैस का सॉल्यूशन है, ये वही गैस का सॉल्यूशन है, और ये आपकी वही गैस है, ठीक है। अब क्या करें? अब ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाए, ठीक है। अब ऊपर से क्या किया जाए? गैस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए। अब ऊपर पे गैस से प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो जैसे ही गैस पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, तो गैस जो यहां पर भरी हुई थी, यहां पर जो गैस भरी हुई थी, वो तेजी से इस सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगी। अब तेजी से इस सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगी, इस सॉल्यूशन के ऊपर गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे और गैस में डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सीधी से आपको यहां से इस एक्सपेरिमेंट से दिख रहा है कि गैस पर जैसे ही यहां से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, तो इस गैस के सॉल्यूशन पर ये गैस के पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे और तेजी से डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब आप अगर गैस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, solubility of gas is directly proportional to pressure of gas या pressure of gas। यानी अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें तो किसी भी गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है वो गैस पर अप्लाइड प्रेशर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात किसने बोली? ये एक साइंटिस्ट थे हेनरी साहब, उन्होंने बोली। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेनरीज लॉ। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेनरीज लॉ। कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस की सोल्युबिलिटी होती है वो गैस पर लगाए गए प्रेशर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात किसने बोली? हेनरी साहब ने बोल दी, ठीक है। कि गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये बात हेनरी साहब ने बोल दी, ठीक है। क्या इक्वेशन आया? क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस पर लगाए गए प्रेशर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में? एस इज इक्वल टू आ गया केपी। एस इज इक्वल टू क्या आ गया? केपी। के क्या है यहाँ पर? के आपका यहाँ क्या है? कांस्टेंट। के क्या है आपका यहाँ पर? कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई? एस इज इक्वल टू केपी। अगर मैं यहां से के की यूनिट निकालना चाहूं तो के की यूनिट क्या आ जाएगी? एस बाय पी। मैं एस की यूनिट यहां लेता हूं किसमें? मोल पर लीटर में। और पी की यूनिट में यहां लेता हूं एटीएम में। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी? यहां पर क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर इंटू एटीएम। के की यूनिट आ जाएगी मेरे पास यहाँ मोल लीटर इनवर्स और एटीएम इनवर्स। ये के की यूनिट आ जाएगी अपने पास में। अब यहीं पे एक चीज और हो सकती है। मैं एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बोल रहा हूं। मैं एस इंटू के इज इक्वल टू पी भी तो बोल सकता हूं। यहां से अगर मैं के की यूनिट निकालू, यहां से अगर मैं के निकालू तो की यूनिट क्या है अपने पास में? एटीएम। और इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ? के की यूनिट क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ? के की यूनिट आ जाएगी एटीएम लीटर और मोल इनवर्स। क्या आ जाएगी? एटीएम लीटर और मोल इनवर्स,
ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ के यूनिट मोल पर लीटर एटीएम इनवर्स आ रही है, यहाँ एटीएम लीटर मोल इनवर्स आ रही है। एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे अपन एक चीज और कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ रहा है, केपी आ रहा है। एस की यूनिट तो मैं ले लूं आपके पास ग्राम पर लीटर में, और पी की ले लूं वही एटीएम में। तो यहां से के की यूनिट क्या आ जाएगी, एस बाय पी क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर इंटू एटीएम क्या यूनिट आ जाएगी, ग्राम लीटर इनवर्स और एटीएम इनवर्स। ठीक है, हेनरी साहब भी कंफ्यूज हो गए, क्या बोला जाए, एस इज इक्वल टू के पी बोला जाए या एस इंटू के इज इक्वल टू पी बोला जाए या एस इज इक्वल टू के पी से ये चीज बोली जाए, कंफ्यूज हो गए। लेकिन उन्होंने एक चीज सही बात बोली, एक चीज बिल्कुल सही थी उनकी, अगर मैं सोल्यूबिलिटी को क्या कर लू, रेशो में ले लू, S1 बाय S2 इज इक्वल टू मैं ले लू P1 बाय P2, तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं S और P की यहाँ कोई भी यूनिट लू, ये इक्वेशन बिल्कुल सही था हेनरी साहब का, ये इक्वेशन बिल्कुल सही था कि मैं S1 बाय S2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 बोल दूं। S1 बाय S2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 में आराम से बोल सकता हूं। S की कोई भी यूनिट हो, P की कोई भी यूनिट हो, ये इक्वेशन चल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन चल जाएगा। तो हेनरी साहब ने सबसे पहले सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जैसे ही प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी गैस की बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। एस इज इक्वल टू के पी बोले तो के की यूनिट ये आ रही है, एस इंटू के इज इक्वल टू पी बोले तो के की यूनिट ये आ रही है, और एस इज इक्वल टू के पी अगर मैं एस यूनिट ग्राम पर लीटर में लूं तो के की यूनिट ये आ रही है। ठीक है, इस चीज में थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए थे। तो बाद में अगर हम बात करें तो बाद में एक और भाई साहब आए, डॉल्टन साहब डॉल्टन्स इंटरप्रिटेशन, डॉल्टन साहब ने क्या बोला, इंटरप्रिटेशन डॉल्टन साहब ने क्या बोला कि गैस की जो सोल्यूबिलिटी है उसको मैं अगर मोल फ्रैक्शन में बात करूं, ठीक है, इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्लेन्ड, if solubility of gas is explained in term of mole fraction। ठीक है, उन्होंने बोला कि गैस की जो solubility है उसको किस टर्म में एक्सप्लेन किया जाए, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर एक्सप्लेन किया जाए गैस की solubility को मैं, ठीक है, किस फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्लेन करूं, तो उन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बात उन्होंने बोल दी। ठीक है, और P इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल आया तो क्या है मेरे पास में, KH एक्स गैस, P इज इक्वल टू KH एक्स गैस। ये इक्वेशन मेरे पास में आ गया। अब देखो यहां से अगर मैं KH निकालना चाहूं, यहां से अगर मैं KH निकालना चाहूं तो KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहां तो वो समस्या उठ ही नहीं सकती जो कि हेनरी साहब की उठ रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। ठीक है ना, जो प्रेशर की यूनिट होगी यानी यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ KH। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो वो समस्या जो हेनरी साहब के सामने आई थी वो इनके सामने आई नहीं। तो इन्होंने बोला कि मैं गैस की सॉल्युबिलिटी को किस टर्म में एक्सप्लेन कर दूं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में एक्सप्लेन कर दूं, तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो बात क्लियर आ रही है। हेनरी लॉ कहना क्या चाह रहा है, हेनरी लॉ ने साफ बातों में बोला कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, उनके सामने क्या ये एक्सप्लेन, इस आप एक्सपेरिमेंट से भी चीज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हेनरी साहब थोड़ा सा कंफ्यूज हुए चीजों के मामले में, अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में समझ में नहीं आया कौन सा एक्सप्रेशन सही है। जो बात सही थी उनकी वो ये थी
जो बात सही थी उनकी वो क्या थी, वो ये थी, ठीक है, कि दो सॉल्युबिलिटीज का जो रेशियो है वो प्रेशर के रेशियोज के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बिल्कुल सही है। आप एस और पी की कोई सी भी यूनिट यहां ले सकते हैं, एस की कोई यूनिट हो, पी की यूनिट हो, ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा, ठीक है। बाद में डॉल्टन साहब ने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। केएच के यहाँ आ गया प्रेशर, आपके पास में पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, केएच निकालने का ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में, केएच निकालने का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। यानी कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि P इज इक्वल टू आ गया आपके पास KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये आ गया। यहां से KH इज इक्वल टू भी आ गया पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये KH निकालने का फॉर्मूला भी आ गया आपके पास में। सीधी सी बात, एक्स गैस यहां सॉल्युबिलिटी को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, सॉल्युबिलिटी को। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी के। मतलब जिन गैसेस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी वो उतनी ही कम सॉल्युबल होंगी। तो अगर मैं KH और सॉल्युबिलिटी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास में कैसा ग्राफ आने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये ग्राफ मेरे पास आ जाएगा। और अगर मैं यही ग्राफ पार्शियल प्रेशर P और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी के बीच में अगर ये ग्राफ खींचूं तो मेरे पास ग्राफ कैसे आने वाला, y इक्वल टू मैक्स कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या आएगा मेरे पास में, वो स्लोप आएगा मेरे पास में KH के बराबर, वो स्लोप क्या आएगा मेरे पास में KH के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, यानी अगर मैं टेम्परेचर सेम लेता हूं, कोई डेटा भी होता है, एनसीईआरटी ने गिवन भी किया है डेटा आपको, एट सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेज हैव different KH, have different value of KH, यानी सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना, ठीक है। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, KH बढ़ता है, और KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है अपने पास में, कम हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ता है, KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये हेनरी लॉज हो गया। हेनरी लॉ दो टाइम में अपन ने पढ़ लिया, एक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी और एक पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब हेनरी लॉ के हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि है जो आपका हेनरी लॉ है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या बोलना चाह रहा है हेनरी लॉ, ठीक है। पहली बात क्या है हेनरी लॉ की, पहली बात प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी वेरी हाई, जो आपका प्रेशर है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर आपको बहुत कम नहीं करना है, ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा लिमिटेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन है कि गैस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट
केमिकली रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, या कहते हैं रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट मैं बोल सकता हूं, शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, ठीक है। जो आपका गैस है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और गैस शुड नॉट डिसोशिएट, गैस शुड नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट, डिसोशिएट या कहते हैं डिसोशिएट इन सॉल्वेंट, कि आपकी जो गैस है वो सॉल्वेंट में डिसोशिएट नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, चार इसके सीधी से लिमिटेशंस हैं। गैस pressure should not be very high, temperature should not be very low, gas should not react with solvent and gas should not dissociate into solvent, ठीक है, ठीक है। ये हेनरी लॉज के कुछ हेनरी जो लॉ है उसका कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ की। सबसे पहला एप्लीकेशन, इन सोडा वाटर टू इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ CO2 बॉटल, CO2, ठीक है। अगर मैं सोडा वाटर की बात करूं तो सोडा वाटर या कार्बोनेटेड जो वाटर होते हैं होते क्या है, CO2 का एक्वा सॉल्यूशन, CO2 का एक्वा सॉल्यूशन। और बॉटल की जो बॉटल्स होती हैं सोडा वाटर की, उनमें सॉल्युबिलिटी अगर CO2 की बढ़ानी है तो बॉटल में CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉटल को किस पर बंद करते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर के ऊपर क्लोज किया जाता है। देखना, अगर आप बॉटल को देखेंगे तो बहुत हायर प्रेशर के ऊपर जो बॉटल्स हैं वो बंद होती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा CO2 पानी में घुल सके। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स डीप सी कैरिंग ब्रीथिंग किट कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर्स है, ठीक है। जो स्कूबा डाइवर्स है, देखना समझना, जो स्कूबा डाइवर्स है ये आपके पास मान लीजिए सी लेवल है। जैसे ही स्कूबा डाइवर्स डीप सी के अंदर जाएगा तो डीप सी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जैसे ही उन्होंने जो सिलेंडर या जो किट उन्होंने ले रखी है उस किट के अंदर O2 और N2 का मिक्सचर होता है। O2 जो गैस है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आ जाती है, लेकिन N2 गैस की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ गया है तो सोल्युबिलिटी ऑफ N2, जो सोल्युबिलिटी होती है वो N2 की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ब्लड में बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो रिटर्न होते हैं कहां पर, वापस आते हैं सरफेस पे, तो एकदम से प्रेशर कम होता है और एकदम से प्रेशर कम होने की वजह से जो N2 गैस है वो बबल्स की फॉर्म में बॉडी या ब्लड में से निकलने की कोशिश करती है, जिससे उनमें बहुत तेज पेन, एक पेनफुल इफेक्ट, बहुत तेज पेन उनकी बॉडी में होता है। इस पेनफुल इफेक्ट को हम बोलते हैं बैंड्स। जब वो कहां आते हैं, कम्स टुवर्ड द सरफेस, सरफेस पे आते हैं तो एक पेनफुल, बहुत ही तेज पेन होता है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं बैंड्स। इससे बचने के लिए, टू अवॉइड बैंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक यूज्ड बाय डाइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। हीलियम से डाइल्यूटेड एयर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हीलियम की जो सोल्युबिलिटी होती है, हीलियम की जो सोल्युबिलिटी है वो ब्लड में कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। ब्लड में बहुत ही कम सोल्यूबल होती है हीलियम, इसलिए हीलियम से डाइल्यूटेड एयर का वो यूज करते हैं और इस पेनफुल इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और जो टैंक्स यूज करते हैं, जो टैंक्स स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं उसमें 11.7% आपकी हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और रिमेनिंग 32.1% क्या होती है, ऑक्सीजन। 11.7% हीलियम है, 56.2% नाइट्रोजन है और रिमेनिंग 32.1% क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है एक एप्लीकेशन और है हायर एल्टीट्यूड पे। अगर हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ग्राउंड लेवल से कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल से कम होता चला जाएगा तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं, जो वहां जो एल्टीट्यूड्स हैं, जो वहां घूमने जा रहे हैं या जब उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और थिंकिंग कैपेसिटी, बॉडी बिकम्स वीक, बॉडी
बिकम्स वीक, बॉडी वीक हो जाती है और थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस, थिंकिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस मेडिकल कंडीशन को क्या नाम देते हैं, एनॉक्सिया। इस मेडिकल कंडीशन को क्या नाम देते हैं, एनॉक्सिया। ये हायर एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम उनकी बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैं पूरा हैंडी लॉ आपको बता दिया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के साथ साथ पूरा हैंडी लॉ यहाँ डिस्कस कर दिया है कि हैंडी लॉ क्या कह रहा है। ठीक है, हैंडी लॉ के बाद में क्या प्रॉब्लम हैंडी लॉ के सामने आई, हैंडी के सामने क्या प्रॉब्लम आई है वो बताया गया है। उसके बाद में डॉल्टन्स इंटरप्रिटेशन बताई गई है आपको। ठीक है, डॉल्टन साहब ने क्या बोला है। ठीक है, इस हैंडी लॉ के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हैंडी लॉज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के भी, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।